हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ गुफरान अस्मत। और जैसे हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम हर हफ्ते जितना भी न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं और प्रीलिम्स पॉइंटर्स न्यूज़ डिस्कशन में जो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को कवर करते हैं उससे रिलेटेड हम वीकली करंट अफेयर्स लेकर के आएंगे, जिससे हमारा रिविजन जो है वो हमेशा होते रहे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन। तो मेक श्योर कि आप इस चीज़ को मेरे साथ अटेम्प्ट करिए और लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। कुशीनगर इज द प्लेस वेयर द बुद्धा अटेन्ड महापरिनिर्वाण इन 483 BC। सेकेंड, today's Kushinagar is identified with Kushinara, capital of the ancient Malla Republic. Kushinagar is among the very few places in India where the Buddha is depicted in reclining form. तो बताना है आपको कि इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ये जो तीनों ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, मतलब ऑप्शन 1, 2 एंड 3। तो बुद्धा जी ने महान परिनिर्वाण कहाँ अटेंड किया था? तो वो कुशीनगर ही लोकेशन था। तो ये आपका आंसर है। ओके, तो रिक्लाइनिंग पोजीशन क्या होता है? रिक्लाइनिंग पोजीशन मतलब बुद्धा का वो स्टेट होता है जैसे इट रिप्रेजेंट द बुद्धाज दैट स्टेट ड्यूरिंग हिज लास्ट इलनेस एंड ही इज अबाउट टू एंटर इनटू परिनिर्वाण और महापरिनिर्वाण स्टेट मतलब डेथ स्टेट। क्योंकि परिनिर्वाण मतलब क्या होता है? इट्स अ स्टेज ऑफ ग्रेट सैल्वेशन आफ्टर द डेथ कैन ओनली बी अटेन्ड बाय द एनलाइटेंड सोल। ओके, तो ये आपका ऑल ऑफ द अबव आंसर है। तो रिक्लाइनिंग से आपको ये चीज़ कुछ फैक्ट्स याद रखना है कि जो लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग बुद्धा इन द वर्ल्ड है, ओके, इस 600 फुट विंजिन ताव्या बुद्धा, जो कि आपका बिल्ट इन 1992 इन माओलामी येन, ये जगह का नाम है। ओके, और जो आपका भमाला बुद्धा परिनिर्वाण है पाकिस्तान का खैबर पख्तून प्रोविंस, जो कि 2nd सेंचुरी AD से बिलोंग करता है। ये इट इज़ एन ओल्डेस्ट स्टैचू ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। अभी आपको बुद्धा से रिलेटेड कुछ सिंबल्स आपको याद करना है। महापरिनिर्वाण को हम स्तूपा से डिनोट करते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन को व्हील से डिनोट करते हैं, निर्वाणा को बोधि ट्री से, निर्वाणा मतलब आपका एनलाइटनमेंट होता है, महाविष्क्रमणा मतलब रिनंसिएशन, ये आपका हॉर्स होता है, और बुद्धा को जो जन्म है वो लोटस एंड बुल से डिनोट करते हैं हम। ओके, तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और बुद्धा जी का जो डेथ हुआ था वो व्हेन ही वाज 80 ईयर्स ओल्ड, वो कुशीनगर ईस्टर्न यूपी में हुआ था। तो ये सारा जो चीज़ है ये सारा हम न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर करते हैं। तो मेक श्योर कि आप हर दिन रिलीजियसली उन वीडियोज़ को फॉलो करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो माउंट हैरियट के बारे में है। क्या ये 2nd हाईएस्ट पीक है अंडमान निकोबार आइलैंड में? इट इज़ बिलीव्ड टू बी नेम्ड आफ्टर ब्रिटिश आर्टिस्ट एंड फोटोग्राफर हैरियट क्रिस्टीना टाइटलर, हु वाज द वाइफ ऑफ रॉबर्ट क्रिस्टोफर टाइटलर, अ सोल्जर हु सर्व्ड इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। आई नो, देखो ये स्टेटमेंट कितना अजीब सा स्टेटमेंट है, बट कभी कभी UPSC आपको ऐसी फैक्चुअल चीज़ें भी कंफ्यूज करने के लिए देती है। द सेंटर हैज़ जो माउंट हैरियट है वो जो अंडमान निकोबार आइलैंड में है, उसका नाम चेंज करके क्या सेंटर ने उसको माउंट मणिपुर कर दिया है? तो ये आप अटेंड करिए। तो इसका आंसर जो है आपका वो 2 एंड 3 है, क्योंकि ये 2nd हाईएस्ट पीक नहीं है माउंट हैरियट। आपका 1st हाईएस्ट पीक जो है वो सैडल पीक है। सैडल पीक 2nd हाईएस्ट जो है वो आप उसको माउंट थूलियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माउंट थूलियर। और ये जो आपका माउंट हैरियट है जिसको आप माउंट मणिपुर बोलते हैं, ये 3rd है। ओके, एंड ये दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, तो अंडमान निकोबार के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो देखिए अंडमान निकोबार में इतने ट्राइब्स है। ग्रेट अंडमानीज ट्राइब, ओंगे, जारावा, सेंटिनली, शोम्पेन, निकोबारीज। ओके, तो इसमें से ये जो इतना ट्राइब्स है ये अंडमान आइलैंड से बिलोंग करता है, और शोम्पेन एंड निकोबारीज जो है आपका वो निकोबार आइलैंड से बिलोंग करता है। और इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें जो निकोबारीज है, ओके, ये आपको इतना सारा चीज़ ध्यान रखना है। उसके बाद वोल्केनोज, अंडमान निकोबार में कौन कौन सा वोल्केनो है? तो वहाँ पे बैरन आइलैंड है, नारकोंडम है, बारातंग आइलैंड है। तो इसमें जो इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो है वो आपका बैरन आइलैंड है। और ये जो इसका लास्ट इरप्शन है, देखो वो बहुत रिसेंट है, 2017 में इसका लास्ट इरप्शन हुआ था। नारकोंडम एंड बारातंग
ये आपका एक्टिव वोल्केनो इंडिया का नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लोक सभा एंड द स्टेट लेजिस्लेचर द प्रेसिडेंट सेट्स अ डेट फॉर द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर। लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर में क्या प्रेसिडेंट डेट सेट करता है इलेक्शन ऑफ द स्पीकर के लिए? All reference to the speaker in the rules are deemed to be references to the deputy speaker when he presides. Usually, the speaker comes from the ruling party. In the case of the deputy speaker of the Lok Sabha, the position has varied over the years. और आर्टिकल 93 और 178 के द्वारा द इलेक्शन ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर क्या ये मैंडेटरी है एंड इट मस्ट बी हेल्ड एज अर्ली एज पॉसिबल। तो आपको इसमें आंसर देना है। तो आप इसमें एलिमिनेट करने की कोशिश करिए। देखिए, हम सबसे पहले इस ऑप्शन 1 को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि लोकसभा के लिए तो प्रेसिडेंट ठीक है, बट स्टेट लेजिस्लेचर के लिए कौन है? गवर्नर है। तो सबसे पहले आपका ये और ये आपका एलिमिनेट हो जाता है। अभी 2, 3 तो आपका कॉमन है, मतलब ये करेक्ट है। अब आपको 4 के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। तो 4th वाला जो न्यूज़पेपर एनालिसिस मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इट मस्ट बी हेल्ड एज अर्ली एज पॉसिबल। तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, अब जो कुछ स्टेट्स हैं, 2 स्टेट्स है हरियाणा एंड यूपी। ओके, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई टाइम लिमिट सेट नहीं किया है या फिर प्रोसेस नहीं बताया है इलेक्शन का। ओके, तो वो स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर छोड़ दिया गया। तो 2 स्टेट है आपके हरियाणा और यूपी, जिन्होंने एक टाइम फ्रेम को आपका सेट किया कि इस टाइम फ्रेम के अंदर में इलेक्शन होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में है। इट इज़ अ जॉइंट वेंचर बिटवीन NASA, European Space Agency and JAXA of Japan. It will provide improved infrared resolution and sensitivity over Hubble Space Telescope. तो आप अटेम्प्ट करिए। तो आप देखिए, पहले वाले में आपको ये पता होना चाहिए कि US, NASA, यूरोप एंड कनाडा का है दोस्तों। ये इट्स ऑफ कनाडा, नॉट ऑफ जापान। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। तो आपका आंसर या तो 2 होगा या फिर नीदर होगा। क्या सेकंड सही है? क्या ये इंफ्रारेड रेजोल्यूशन के लिए है आपका हबल टेलीस्कोप? या सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपका आंसर 2 ओनली हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। अनलाइक द ग्रिगोरियन एरा वेयर अ डे स्टार्ट्स एट मिडनाइट, ग्रिगोरियन एरा में डे मिडनाइट में स्टार्ट होती है, लेकिन जो आपका भास्कराब्दा एरा है, ये एरा बिगिंस एंड एंड्स एट सनराइज ओवर 24 आवर्स। ओके, वाइल द ग्रिगोरियन गोज बाय सोलर साइकिल, द साका और जो आपका भास्कराब्दा एराज है ये लूनर सिस्टम को यूज करते हैं बेस्ड ऑन बोथ द फेजेस ऑफ द मून एंड द सोलर ईयर्स। ओके, यूज अ लूनी सोलर सिस्टम ऑन बोथ द फेजेस ऑफ मून एंड सोलर ईयर। और थर्ड ऑप्शन है आपका द गैप बिटवीन आपका भास्कराब्दा एंड ग्रिगोरियन ईयर्स इज इतना। तो आपको ये चीज़ को अटेम्प्ट करना है। तो देखो, यहाँ पे ये वाला जो है, ये जो नंबर है, इन्होंने ये नंबर को गलत दिया हुआ है। आपका जो पहला ऑप्शन, आप 3 को एलिमिनेट करेंगे, 3 को आप एलिमिनेट करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाता है। आई नो ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, बट यूपीएससी कभी कभी ऐसे 1-2 क्वेश्चन में फैक्चुअल नंबर्स भी डाल देती है। तो ये 2 ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन आपका गलत है। तो जिसकी वजह से आपका आंसर हो जाता है 1 और 2। ये जो गैप है आपका भास्कराब्दा एंड ग्रिगोरियन का, ये 593 ईयर्स है। ओके, भास्कराब्दा विल बी एडेड टू द शाका एंड ग्रिगोरियन एरा इन द ऑफिशियल कैलेंडर ऑफ आसाम गवर्नमेंट। ओके, भास्कराब्दा एरा जो है आपका वो 7th सेंचुरी जो है तब से ये वाला आपका काउंट होता है। ओके, भास्कराब्दा बिगेन व्हेन भास्कर वर्मा वाज क्राउन्ड द रूलर ऑफ कामरूप किंगडम। कामरूप कहाँ? आसाम में। ये कंटेम्प्रेरी एंड पॉलिटिकल अलाई था नदर्न इंडियन रूलर्स का। ओके, अभी आपको ग्रिगोरियन एंड भास्कराब्दा में डिफरेंस पता होना चाहिए। अनलाइक ग्रिगोरियन जहाँ पे डे स्टार्ट होता है मिडनाइट में, असमीज कैलेंडर्स बिगिन एंड एंड्स एट सनराइज ओवर 24 आवर्स। जहाँ पे आपका ग्रिगोरियन सोलर साइकिल को फॉलो करता है, साका एंड भास्कराब्दा ये लूनी सोलर को फोकस करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस जनरल असेंबली के बारे में क्वेश्चन है। इसमें आपको करेक्ट पूछा है। इट इज़ द अपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। It meets biannually at the ministerial level at the seat of ISA. This body makes decision concerning the implementation of ISA's framework agreement and coordinated actions to be taken to achieve its objective. तो आपको इसमें
बताना है कि करेक्ट क्या है। तो देखिए ये जो बॉडी है ये बाय एनुअली नहीं एनुअली मिलती है। तो सबसे पहले अगर आप 2 को एलिमिनेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाता है 1 और 3। मतलब जो आपका ये एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, कौन सी बॉडी? इंटरनेशनल सोलर अलायंस जनरल असेंबली, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। दिस बॉडी मेक्स डिसीजन कंसर्निंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ISA's फ्रेमवर्क एग्रीमेंट एंड कोऑर्डिनेटेड एक्शंस, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन सिविल एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट, क्या सिविल एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिफाइन है, एंड लेज डाउन द पावर्स एंड प्रोसीजर्स बाय विच courts can penalize contempt as well as penalties that can be given for the offense of contempt. Second, the Attorney General's consent is mandatory when a private citizen wants to initiate a case of contempt of court against a person. तो आप कोशिश करिए इस चीज़ को अटेम्प्ट करने का। तो आप जब इसको अटेम्प्ट करेंगे तो अगर आपको ये चीज़ पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल भी डिफाइन नहीं करता है आपका सिविल एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट, ये आपका सिविल एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट एक्ट के द्वारा डिफाइन होता है, तो आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाता है एंड सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो आंसर है इसका बी। ओके, द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 ये आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को डिफाइन करता है और ये पावर्स एंड प्रोसीजर्स बताता है जिससे कोर्ट्स कैन पीनलाइज एज वेल एज पेनाल्टीज देना है उसको। अभी जो आपका कंसेंट है अटॉर्नी जनरल का, why that consent of attorney general is required to initiate the contempt proceeding, इसका behind का जब ऑब्जेक्टिव देखेंगे हमको ये मालूम होता है before taking is to save time of the court. Okay, this is necessary because judicial time is squandered. if अगर आपका बहुत उल्टा सीधा frivolous petitions अगर कोर्ट में डालते रहें तो ओके तो इससे बहुत टाइम वेस्टेज होता है, इसलिए आपका अटॉर्नी जनरल का जो कंसेंट होता है ये सेफगार्ड करता है फ्रिवलेस पिटीशंस को, as it is deemed that Attorney General as an officer of the court will independently ascertain whether the complaint is indeed valid. Okay, अब कौन कौन सा ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आपको एजी का कंटेंट रिक्वायर्ड नहीं है? ओके, एजी का कंटेंट इज मैंडेटरी व्हेन अ प्राइवेट सिटीजन वांट टू इनिशिएट अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगेंस्ट अ पर्सन, हाउएवर व्हेन द कोर्ट इटसेल्फ इनिशिएट द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट द एजीज कंसेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब अगर कोर्ट खुद से अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इनिशिएट करना चाहता है तब अटॉर्नी जनरल का कंसेंट नहीं चाहिए, लेकिन it is mandatory when a private citizen want to initiate. This is because the court is exercising its inherent powers under the constitution to punish the contempt, and such constitutional powers cannot be restricted दोस्तों because the attorney general declined to consent आपका consent। तो ये points आपके बहुत important हो जाते हैं, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर अटॉर्नी जनरल कंसेंट डिनाई कर देता है तो क्या होता है? ओके, ये तब क्या होता है? द मैटर ऑल बट एंड्स। द कंप्लेंट कैन हाउएवर सेपरेटली ब्रिंग द इशू टू द नोटिस ऑफ द कोर्ट एंड अर्ज द कोर्ट टू टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंस। तो कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है, क्योंकि देखिए अब क्या होगा कि मैटर जो है वो कोर्ट के नज़र में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एलियम निग्यानम के बारे में है। एलियम निग्यानम क्या है? ओके, क्या एक ऑरेंज स्पीशीज है फ्रॉम द उत्तराखंड हिमालयस। इट कैन बी फाउंड अलॉन्ग ओपन ग्रासी meadows, sandy soil, along rivers and streams forming in snow pasture lands along alpines and meadows. It is restricted to the region of western Himalayas and hasn't been reported from anywhere else in the world. तो ये मैंने इसी वीक ये भी मैंने कवर किया था। अगर आप ध्यान से उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि एलियम निग्यानम जो है क्या ये एक ऑरेंज स्पीशीज़ है? नहीं, इट इज़ एन अनियन स्पीशीज़। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट ऐसे भी गलत हो जाता है एंड सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है। ये कहीं से नहीं दोस्तों बट वेस्टर्न हिमालयस से मिला है एंड ये वर्ल्ड में कहीं भी आपका देखा नहीं गया इससे पहले। तो आंसर इज 2 और 3। ये है एलियम निग्यानम उत्तराखंड हिमालयस में, जैसे मैंने आपको बताया, और ये जो है इट्स एन अनियन स्पीशीज़ और ये वर्ल्ड में कहीं नहीं देखा गया है। नेक्स्ट जो है कि आपका मार्टान सन टेम्पल एक जैन टेम्पल है जो सूर्य भगवान को डेडिकेटेड है। क्या इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय द ऑर्डर ऑफ मुस्लिम रूलर मलिक काफूर। ओके, तब जब आप देखेंगे जो मार्टान सन टेम्पल है वो एक हिंदू टेम्पल है दोस्तों, इट्स अ
हिंदू टेम्पल, नॉट अ जैन टेम्पल। अब ये भी देखो ना, वो सूर्य भगवान को डेडिकेटेड है, तो हाउ कैन इट बी अ जैन टेम्पल, तो ये हिंदू टेम्पल। तो आपका 1 ऑप्शन तो गलत है, तो आपका ये होगा। अभी सेकेंड ऑप्शन में आप देखो, ये बोल रहा है कि इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द ऑर्डर्स ऑफ मुस्लिम रूलर मलिक काफूर। अगर आपको मेडाइवल हिस्ट्री पता है तो मलिक काफूर जो है वो इंडिया के किस पोर्शन में जा गया था दोस्तों, वो इंडिया के सदर्न पोर्शन में गया था, इंडिया के नॉर्दर्न पोर्शन में नहीं गया था। तो ये भी आपका सेकंड वाला भी गलत हो जाता है, तो आपका आंसर हो जाता है नीदर 1 नॉर 2। तो जो आपका मार्टांड सन टेम्पल है, ये एक हिंदू टेम्पल है जो सूर्य भगवान को डेडिकेटेड है, उसको पांडव लाइडन भी बोलते हैं। ये कारकोटा डायनास्टी के रूलर ललितादित्य ने इस टेम्पल को बनाया था। ओके, और ये जो टेम्पल है ये अनंतनाग जो जम्मू एंड कश्मीर में जगह है उसके पास में। इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय द ऑर्डर्स ऑफ मुस्लिम रूलर सिकंदर शाह मीरी, उस रूलर का नाम सिकंदर शाह मीरी था। ओके, और ये जो टेम्पल है इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन सन टेम्पल्स, मच ओल्डर देन कोणार्क एंड मोधेरा टेम्पल। तो कोणार्क टेम्पल कहाँ है आपका, उड़ीसा में, आई थिंक मोधेरा टेम्पल जो आपका गुजरात में है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, सोआ रिगपा और साइंस ऑफ हीलिंग इज बेस्ड ऑन इंडिजीनियस मेडिसिन ऑफ टिबेट। जो हिपोक्रेट्स है आपका, इट इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ सोआ रिगपा और साइंस ऑफ हीलिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका वो बिल्कुल सही है, बट अभी मैंने आपको लास्ट वीक ही बताया था कि आपका हिपोक्रेट्स को फादर ऑफ सोआ रिगपा बोलते हैं, नो, तो ये आंसर आपका गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ओनली 1। यूथोंग योंगटेन गोनपो जो तिब्बत के हैं, इसको बोलते हैं फादर ऑफ सोआ रिगपा। ओके, नेक्स्ट, जियो स्पेशल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया को किसने लॉन्च किया है। अब देखिए, इसमें ऑप्शन में आपका है इसरो, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट एंड नीति आयोग। अगर आपको इस चीज़ का आंसर पता होगा तो आप अगर कंफ्यूज हो रहे होंगे तो इन दो ऑप्शन के बीच में हो रहेंगे, ये दोनों ने तो इसको पब्लिश नहीं किया है। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे कि आंसर ए है या डी है, तो मैंने आपको बताया था नीति आयोग प्लस इसरो, इन दोनों ने मिल करके इस चीज़ को आपका लॉन्च किया है। तो कभी कभी ऐसा होगा कि तो इस सिचुएशन में आपको मोस्ट सुइटेबल आंसर लेना है। ओके, तो मोस्ट सुइटेबल आंसर जो है वो आपका नीति आयोग है, क्योंकि नीति आयोग हैज़ डन दिस अलोंग विथ इसरो, मतलब मेन क्या है इसमें, नीति आयोग। तो आपका इस वक्त आंसर ये होगा। इनफैक्ट इसरो इज़ ऑल्सो द आंसर, बट नीति आयोग ने इस चीज़ को किया है अलोंग विथ इसरो, तो मोस्ट सुइटेबल आंसर आपका नीति आयोग होगा। नेक्स्ट, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया है कि जियो स्पेशल जो आपका एनर्जी मैप ऑफ इंडिया, ये क्या है कि हमारे इंडिया में जितना भी एनर्जी रिसोर्सेस है सबको एक जगह निकाल करके एक जगह इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिए हैं ताकि डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो सके, और ये एक हॉलिस्टिक पिक्चर देगा एनर्जी रिसोर्स ऑफ द कंट्री का। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है दोस्तों, इट इज़ पब्लिश्ड एज अ पार्ट ऑफ अ पार्टनरशिप बिटवीन यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ऑक्सफैम इंडिया। द फर्स्ट ग्लोबल हंगर रिपोर्ट जो है वो 2006 में पब्लिश हुई थी। द ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज इंटेंडेड टू बी अ टूल डिजाइन टू comprehensively measure and track hunger at global, regional and national level। आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। ओके, तो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है आपका, क्या ये पब्लिश करती है, नहीं, दैट इज ये फर्स्ट स्टेटमेंट ही गलत है। तो आप आंसर में आपका 2, 3 या 2 and 3 होगा। ओके, अब यू हैव टू ट्रैक डाउन कि 3 वाला जो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ये एक आपका फैक्चुअल है। तो अगर आपको पता है तो इस आंसर को आप अटेम्प्ट करिएगा, अदरवाइज इट इज़ बेटर टू स्किप दिस क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन है कि क्या फर्स्ट, क्योंकि आप 3 को तो बिल्कुल भी ट्रैक कर दीजिएगा, ओके दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ऑफ 1 को रॉन्ग ट्रैक कर दीजिएगा, बट यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन है, तो आंसर ये या ये भी हो सकता है। बहरहाल यहाँ पे जो आंसर है आपका वो 2 and 3 है। ये फर्स्ट रिपोर्ट जो है 2006 में ही आई थी। फर्स्ट ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थंगर हेल्थ, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स को प्रेजेंट करती है। पहला रिपोर्ट 2006 में आया था। ओके, तो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसका 4 इंडिकेटर होता है दोस्तों। पहला इंडिकेटर आपका अंडर नरिशमेंट होता है, दूसरा वेस्टिंग होता है, तीसरा स्टंटिंग होता है, और चौथा अंडर 5 मोर्टालिटी रेट होता है। तो ये 4 इंडिकेटर्स भी आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट, जो ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट है वो कौन आपका रिलीज करता है? तो जो ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट वेल्थंगर हिल्फे, एमनेस्टी इंटरनेशनल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो इसका आंसर अगर आपको पता है तो इसका आंसर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि आपको मार्शल आर्ट मैच करना है और इसमें इनकरेक्ट कौन सा है ये बताना है। तो हमेशा आप इस सेंटेंस को पढ़ना ना भूले क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैक्सिमम लोग यहाँ पे गलत कर देते हैं क्योंकि अगर आंसर में आपका इनकरेक्ट पूछता है एंड लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन में उनसे इनकरेक्ट पूछा है या फिर करेक्ट पूछा है। तो जो आपका कलारिया पट्टू है क्या वो तमिलनाडु का है? थंगता त्रिपुरा एंड मर्दानी खेल महाराष्ट्र। तो आप इसको दो तरीके से आंसर कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि मर्दानी खेल महाराष्ट्र करेक्ट है तो आपका ऑप्शन 3 जो है ये करेक्ट है, इसलिए आपको इनकरेक्ट फाइंड करना है, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा दोस्तों। ओके, अब देखना है कलारिया पट्टू जो है ये ऑलरेडी यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछ सकी है, ये केरला है, और थंगता आपका मणिपुर है, थंगता एंड सरितसरक। तो आपका आंसर जो है आपका रॉन्ग 1 एंड 2 है, तो आंसर आपका 1 एंड 2 ओनली हो जाएगा। ओके, तो कुछ मार्शल आर्ट एंड स्टेट देख लेते हैं, ये बहुत फैक्चुअल है। गटका आपका पंजाब में है, पाइका रेबिलियन भी आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, पाइका ये उड़ीसा है। पाइक मीन्स फुट होता है, फुट सोल्जर्स को पाइक्स बोलते हैं उड़ीसा में। थंगथा मणिपुर, कलारिया पट्टू केरला, चोलिया उत्तरांचल या फिर उत्तराखंड। ओके, पांग लहाबसोल सिक्किम, सिलम्बम इज तमिलनाडु, मस्ती युद्ध जो मस्ती में युद्ध होता है वो यूपी में होता है, मर्दानी खेल जो होता है वो महाराष्ट्र में होता है, परी खांडा इज बिहार। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है वो रिगार्डिंग कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे के बारे में पूछा है और वो आपसे करेक्ट इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। It is conducted by Ministry of Finance. Second, it collects information regarding expenditure on consumption of goods and services, जिसमें आपका food and non-food दोनों आता है, which is consumed by household. तो अगर आपको थोड़ा भी इस चीज़ के बारे में पता होगा तो आपको ये चीज़ पता होगा कि कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे जो है वो आपकी मॉस्पी रिलीज़ करती है दोस्तों। मॉस्पी का NSO CSSO वो जो होता है वो रिलीज़ करती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया, तो आंसर आपका इसका है 2 ओनली। ओके, तो जो आपका NSO है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम मॉस्पी के अंदर आती है, ये एक ऑल इंडिया सर्वे कंडक्ट करती है जिसको कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे बोलते हैं। ये क्विनियल बेसिस पे होता है और आपको ये चीज़ ध्यान में देना है कि इसमें फूड एंड नॉन फूड दोनों आइटम्स इंक्लूडेड होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज भी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं कि जो आपका राइट टू प्रोटेस्ट होता है इट इन्वॉल्व्स the exercise of which of the following fundamental rights? Equality before the law, freedom resistance, okay, freedom to assemble peacefully, freedom of speech and expression। तो सबसे पहले उस दिन मैंने आपको बताया था राइट टू प्रोटेस्ट आपका आर्टिकल 19 के अंदर आता है और 19 के अंदर में आपका फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो आपका ये आंसर है 3 और 4। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये रिलेटेड है आपका परफ्लूरोअल्काइल एंड पॉलीफ्लूरोअल्काइल सब्सटेंसेस जिसको हम शॉर्ट में PFAS भी बोलते हैं। ओके, क्या ये ह्यूमन मेड केमिकल है दैट इज मेड अप ऑफ कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड? दे डू नॉट ब्रेक डाउन ईजिली एंड देयरफॉर स्टे इन द एनवायरमेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। ओके, तो आपको इसमें करेक्ट बताना है। आई नो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं जो केमिकल वाले वो थोड़े डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, कितना केमिकल्स इंसान याद करेगा, बट कुछ चीज़ें आपको ध्यान में देनी होगी। उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं ये भी नहीं बोलूँगी, बट आप इसको सबकॉन्शियसली ब्रेन में याद रखिए। तो इसका आंसर बोथ है। ओके, ये बहुत लॉन्ग टाइम तक आपका इन्वायरमेंट में रहता है और ये जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होता है, इसलिए रह पाता है। और ये एक ह्यूमन मेड केमिकल है दैट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड। ओके, तो ये मैंने आपको PFAS के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, जो आपका PFAS है ये इट इज़ फाउंड इन पीपल, वाइल्ड लाइफ एंड फिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, और जो कुछ PFAS होते हैं ये इंसान के बॉडी में भी रह सकते हैं बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, तो ये आपके PFAS होते हैं। अभी नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, कौन सा प्रोडक्ट है जिसमें आपका
PFAS एंड परफ्लोरो अल्काइल ये आपका प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको इसलिए रीड नहीं किया ताकि आपको आंसर पता चल जाता। तो ये क्या, कॉस्मेटिक्स, नॉन स्टिक कुकवेयर, वाटर रेजिस्टेंस, पेंट, स्टेन रेजिस्टेंस, कारपेट्स एंड फैब्रिक्स, इनफैक्ट ये हर एक चीज़ में प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर 1 2 3 4। और ये मैक्सिमम जो आपका ऐसा वाला क्वेश्चन होता है ना जिसमें सारा ऑप्शन आंसर दिया रहता है, मैक्सिमम चांस होता है, 80% ऑफ द चांस होता है कि आपका ये आंसर यही होगा। ओके, ये आपका जो एप्लीकेशन है आपका PFS का, परफ्लोरो अल्काइल का, ये फूड पैकेजिंग मटेरियल, नॉन स्टिक कुकवेयर, वाटर रेजिस्टेंट क्लोथिंग, फायर फाइटिंग फोम, कॉस्मेटिक्स, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, पेंट्स, सीलैंड्स, ये हर एक चीज़ में यूज़ होता है। नेक्स्ट आपका अंडमान निकोबार से रिलेटेड है, आपको इसमें करेक्ट ढूंढना है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द अराकन योमा रेंज। अभी आपको अराकन योमा रेंज भी पता होनी चाहिए कि ये कौन सा रेंज है। सैडल पीक इन द नॉर्थ अंडमान, क्या ये हाईएस्ट पीक है? ओके, अमॉन्ग द निकोबार आइलैंड, कार निकोबार आइलैंड जो है वो लार्जेस्ट है एंड ग्रेट निकोबार आइलैंड जो है वो साउथ मोस्ट है। बैरन आइलैंड इज द ओनली डॉर्मेंट वल्कानो ऑफ आइलैंड ऑफ इंडिया एंड नारकोंडम आइलैंड इज द ओनली एक्टिव वल्कानो ऑफ इंडिया। ये मैंने आपको पीछे वाले लेक्चर में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो आपका बैरन आइलैंड है ये ही सिर्फ एक्टिव है और बाकी जो दो है वो आपका डॉर्मेंट है। तो आपका 4 तो बिल्कुल ऐसे भी गलत हो जाता है। ओके, तब अब आप ऑप्शन में देखेंगे 1 2 1 3 एंड 2 3। ये आपको बिल्कुल पता है, ये भी मैंने आपको बताया था कि सैडल पीक आपका हाईएस्ट पीक है। तो आपका जो आंसर है वो या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। एंड एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू आपका ये वाला चीज़ को आप देखिए, ये वाला ऑप्शन को देखिए कि आपका जो अराकन योमा, अगर आपको ये वाला इन्फॉर्मेशन भी करेक्ट से पता है तो आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या आपका जो अराकन योमा जो रेंज है उसका एक्सटेंशन अंडमान निकोबार? जी हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल भी करेक्ट है। अगर आपका ये इंडिया है, ओके, ये आपका अगर इंडिया है, ओके, आपका जो ये इंडिया हो गया, इधर बांग्लादेश हो गया, ये म्यांमार वाला जो पोर्शन हो गया, ये म्यांमार का जो एक्सटेंशन है अराकन योमा एंड पेगु योमा, ये अराकन योमा एंड पेगु योमा, ये जो है ये आपका म्यांमार का ही आपका ये म्यांमार से ये बिलोंग करता है ये रेंज, और इसी का एक्सटेंशन जो है आपका वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। तो ये आपका आंसर ये सही होता है। थर्ड वाला देखिए, क्या आपका अमॉन्ग द निकोबार आइलैंड्स कार निकोबार क्या आपका लार्जेस्ट है? नो, ग्रेट निकोबार इज द लार्जेस्ट एंड ग्रेट निकोबार आइलैंड इज द साउथ मोस्ट। तो ये वाला ऑप्शन आपका ऐसे भी गलत हो जाता है, तो ये आपका रॉन्ग है। तो आंसर है आपका 1 एंड 2। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए कि सैडल पीक सबसे हाईएस्ट है, सेकंड इज माउंट थूलियर एंड थर्ड इज माउंट हैरियट, जिसको अब माउंट मणिपुर में चेंज कर दिया गया है। ओके, तो फिर नेक्स्ट जो आपका वर्षावास है या फिर वस्सा है, इन बुद्धिज़्म, ये कुछ बुद्धिस्ट टर्मिनोलॉजी है, किस चीज़ को दर्शाता है? ऑप्शन ए आपका 3 मंथ रेनी रिट्रीट, एंडलेस साइकिल ऑफ रिपीटेड बर्थ, वन हु इज़ ऑन द पाथ टू बुद्धाहुड, अनडिस्ट्रैक्टेड एंड कंसंट्रेटेड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके, तो अगर आपको ये वाला आता है तो आप इसको अटेम्प्ट करिए, वरना आप इसको स्किप करिए, लेकिन फिर भी आप इस चीज़ को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि ये तो आपका आंसर नहीं होगा और ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो आंसर आपका ये और ये में से कोई एक आंसर हो सकता है। बहरहाल इसका आंसर है ऑप्शन ए, 3 मंथ रेनी रेनफॉल। अभी नेक्स्ट असर्शन रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, वीनस इज अनलाइकली टू हैव अ हार्बर्ड Venus is unlikely to have harbored any ocean any time in the past। कभी भी Venus में ओशियन नहीं बना है। तो इसका रीज़न ये बता रहे हैं कि जो टेम्परेचर है आपका in Venus never gets low enough for water in its atmosphere to form raindrops that could fall to on its surface। The temperature in Venus never got low enough, वो इतना लो हुआ ही नहीं कि वहाँ पे आपका रेनफॉल हो और वहाँ पे आपका ओशियन बने। ओके, तो आप कोशिश करिए इस आंसर को अटेम्प्ट करने का। ओके, तो इसका जो आंसर है ये भी मैंने आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस में बताया था, ये दोनों सही है और इसका रीज़न भी ये सही है। तो आंसर होगा बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका आंसर है दिस वन। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फार्ट से रिलेटेड है। क्या फार्ट वॉज फाउंडेड बाय यूनाइटेड नेशन परमानेंट मेंबर्स जिनेवा? द फाउंडिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्ट वॉज टू कॉम्बैट टेरर फाइनेंसिंग। इंडिया क्या एक ऑब्जर्वर स्टेट है फार्ट का, तो आपको पता होगा कि इंडिया फार्ट का मेंबर ही है, ऑब्जर्वर स्टेट नहीं है, तो आपका 3 बिल्कुल गलत हो जाता है। इट वॉज फाउंडेड बाई यूनाइटेड नेशन परमानेंट मेंबर्स, नो, मैंने आपको बताया था इट वॉज फाउंडेड बाई G7, तो आपका ये भी गलत हो जाता है। द फाउंडिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्ट वॉज टू कॉम्बैट टेरर फाइनेंसिंग, नहीं, फाउंडिंग ऑब्जेक्टिव इसका मनी लॉन्ड्रिंग था, मनी लॉन्ड्रिंग वॉज द फाउंडिंग ऑब्जेक्टिव, एंड अब इसका जो ऑब्जेक्टिव है उसके बाद एनहांस करके टेरर फाइनेंसिंग भी हो गया था, तो ये भी गलत, तो आपका आंसर हो गया नन ऑफ दी एबव। तो फार्ट आपका G7 हो गया और इसका फाउंडिंग ऑब्जेक्टिव मनी लॉन्ड्रिंग था। नेक्स्ट आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से रिलेटेड है। इसमें करेक्ट पूछा है, इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। द BSF डज नॉट हैव पुलिस पावर्स एंड इट हैज़ टू हैंड ओवर अ सीज्ड कंसाइनमेंट और द सस्पेक्ट टू द लोकल पुलिस विद इन 24 आवर्स। द BSF कैन अरेस्ट, सर्च एंड सीज विद इन 50 किलोमीटर्स फ्रॉम इंटरनेशनल बाउंड्री इन असम, वेस्ट बंगाल एंड पंजाब। तो आप इसको करेक्ट करने की कोशिश करिए, अटेम्प्ट करिए। ऑप्शंस आर 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 1, 2 and 3। ओके, तो इसका जो आंसर है ये ऑल ऑफ द अबव है, इसमें ये सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। ओके, नेक्स्ट आपका जो है, आपको ये सारा स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपको वो पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई करना है। तो वो जो पर्सनालिटी है, ही एस्टैब्लिश्ड अ यूनिवर्सिटी विच वाज कॉल्ड बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज मिनी इंडिया। इन्होंने एक यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया जिसको मोदी जी, हमारे जो प्रधानमंत्री है, वो मिनी इंडिया बुलाते हैं। ही फॉरबेड द मुस्लिम टू ज्वाइन द कांग्रेस एंड पुट मोर स्ट्रेस ऑन एक्वायरिंग मॉडर्न एंड पॉलिटिकल एजुकेशन दोस्तों बिफोर गेटिंग इनटू पॉलिटिक्स। ही रोट अ मैगजीन कॉल्ड Rasala-e-Ashbab Bagawat-e-Hind, which tries to revive Muslim relation with the British government. He said that nation progress depends on education and training and stressed for a national system of education to educate people in science and technology. तो ये कौन है? क्या ये अशफाकुल्ला खान है या क्या ये अब्दुल गफ्फार खान है, सर सैयद अहमद खान है, या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है? तो देखिए, अशफाकुल्ला खान तो एक रेवोल्यूशनरी थे, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान, इसको फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं, और ये कभी भी ऐसे एजुकेशन से रिलेटेड नहीं थे। ये हमेशा जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है, वो वहाँ पे रह करके वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई करते थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान भी आंसर नहीं हो सकता है। अब आप ये सोच सकते हैं कि इसमें जो मॉडर्न एंड साइंटिफिक एजुकेशन या तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद होंगे या सर सैयद अहमद खान के बारे में होगा। तो हमको पता है कि जो अशबाब बगावत हिंद है, ये सर सैयद अहमद खान ने लिखा था, और ये जो है इन्होंने एक यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की थी जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मिनी इंडिया बुलाते हैं। तो ये इसका आंसर आपका सर सैयद अहमद खान हो गया। ओके, इन्होंने लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया एक ये आर्टिकल भी लिखा है। ये जो एक रिफॉर्मर थे और ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर भी रह चुके हैं। इनका मेन फोकस था कि मुस्लिम्स को बोलते थे कि पॉलिटिक्स से दूर रहो, पहले एजुकेट हो जाओ, और ये मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन मुस्लिम्स के लिए चाहते थे ताकि वो हिंदूज के लेवल प्लेइंग फील्ड में बराबरी में आ जाए, और ये इनका मेन फोकस था लॉयल्टी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज डिस्कशन दोस्तों, India extracts more groundwater than China and US. Half of total clean water needed in our country is met from groundwater. In India, around 90% of groundwater extracted is used for irrigation, making it the highest category of groundwater user in the country. तो इसका आंसर क्या होगा? आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 1, 2 and 3। तो इसका आंसर ऑल है दोस्तों, 1, 2 and 3 इसका है। इंडिया जो है ज़्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करता है देन चाइना एंड यूएस। ओके, इंडिया इनफैक्ट इज़ द बिगेस्ट यूज़र ऑफ ग्राउंड वाटर, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। बिगेस्ट यूज़र ऑफ ग्राउंड वाटर जो है इंडिया में है। तो ये वाला जो है 90% ऑफ द ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्टेड इज़ यूज फॉर इरीगेशन, मेकिंग इट द हाइएस्ट कैटेगरी ऑफ ग्राउंड वाटर यूज इन द कंट्री। ये भी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके दोस्तों, तो आई होप यू लाइक द सेशन। Please, if you enjoyed the session, please like, share and subscribe the channel. Rest 25 questions मैं second part में upload करूँगी। Thank you. Have a good day. Bye bye.